आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में हैं और वो मातम कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। मलाला यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो। मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था। अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने शादी के बारे में अजीबोगरीब बात की है और बात भी की है वोग, जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगजीन है। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों मलाला यूसुफजई आप सबको पता होगा कि उसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वो तालिबानों ने उस पर गोली मारी थी लेकिन वो बच गई। फिर वो सीधा यूएस चली गई और फिर उसको एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर, जैसे वो ग्रेटा थनबर्ग है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर मलाला यूसुफजई ने पूरे पाकिस्तान को सुलगा दिया है। अब बात यह है कि किसी पत्रकार ने पूछा होगा मलाला से कि भाई आप मैरिज के बारे में, लग्न जीवन के बारे में क्या सोचती है। तो बोलती है कि भाई रोमांटिक होने के लिए मैरिज करने की क्या जरूरत है, या फिर आपको मैरिज करने की जरूरत क्या है। और उसका इनडायरेक्ट सिग्नल ये भी था कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में क्यों नहीं रह सकते। अब ये स्टेटमेंट पाकिस्तान जैसे ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कंट्री में जब ये वायरल होगी तो ऑब्वियसली सबकी सुलगेगी। जो अपने आप को लिबरल कह रहे हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं, जो अपने आप को वो क्या कहते हैं उसको नैरो माइंडेड नहीं कह रहे हैं, उनकी भी सुलग गई है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप बहुत खुश हैं, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, या आप बहुत गुस्से में हैं, आपको मातम करने का दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि आप अपने बाल नोच लें, आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। भाई आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में हैं और वो मातम कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएँ, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। और फिर पूरा फीचर उसका, ये कैसे हो सकता है। तो लोगों में शदीद कम गुस्सा पाया जाता है और बस उनका बस नहीं चल रहा, उनके सामने जो चीज़ भी पड़ी है वो तोड़ दें उसको। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है मलाला के खिलाफ। वो तो खैर अक्सर ही चलता रहता है, आप जानते ही हैं, वो तो एक रूटीन का काम है। लेकिन अब तो बहुत शद्दोमत से, बहुत ज़ोर शोर से ये ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो जलन है ना, ये जो गुस्सा है, ये सालों गुजर गए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ख़त्म होगा। तो मलाला तो इस वक्त वोग पे है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त स्टोव पे हैं। जो उबल के गुस्सा ऊपर आ रहा है ना, उसको वो समझ में नहीं आ रही कैसे निकालें। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू कर। अच्छा, अब आपको याद होगा पाकिस्तान तो वो मुल्क है ना, आपका मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ पर मशाल खान को फेसबुक पे कुछ लिख देने की वजह से आप पत्थर मार मार के तो मार देते हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त दिल सबका यही कर रहा है। अगर मलाला इनके हाथ आ जाए तो ये बिल्कुल मशाल खान वाला हाल करेंगे उसका। या भी मलाला के हवाले से कुछ तब्दील हुआ है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे उनकी वाकई अच्छी नहीं लगी। जिनमें से ये भी है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मलाला यूसुफजई शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते, शादी सोशल फैब्रिक को बनाती है, शादी ही माशरे को बनाती है और एक अच्छे सेहतमंद बाहया और शरीफ माशरे का कयाम शादी से ही होता है। मगर मलाला इसके खिलाफ क्यों है। इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने कुछ बात अजीब सी कर दी। हुआ क्या, आइए आपको बताता हूं। इंटरव्यू करने वाले शख्स ने पहले तो मलाला से इधर उधर की बातें की, फिर पूछा कि लव लाइफ के हवाले से, लव लाइफ कैसी होनी चाहिए। अब बात जब बढ़ते बढ़ते मलाला यूसुफजई के वालिदैन की शादी पर आई कि आपके वालिदैन ने भी तो शादी की थी और फिर उन्होंने एक दूसरे पर एतबार भी किया और उन्होंने एक तरह से चांस लिया अपना, तो आप क्यों नहीं ले रही हैं। तो अगले अल्फाज जो थे जो कि वजह तनाज़ा बने वो सुनिएगा। वो कहती हैं कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप किसी शख्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आपको शादी के निकाह नामे पे दस्तखत करने की क्या जरूरत है, क्यों करने पड़ते हैं आपको निकाह नामे पे दस्तखत। आगे सुनिए, वाई कांट जस्ट बी अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है। सोचे जरा इस बात पे
मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है, जो क्लेम करता है कि वो एक इस्लामी तौर तरीके पर चलने वाले लोग हैं। बल्कि मैं तो समझता हूं, मुझे ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है मलाला यहां पे सजेस्ट कर रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आपको पता है ना लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप होता है या लिविंग रिलेशनशिप होता है, जो भी होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप होता है। यस, वो क्या होता है? यानी आप सोचें, उनको ये नहीं पता, ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिया भाई आपने, बहुत नाम कमा लिया आपने पाकिस्तान के लिए, बड़ा क्या कमाल कर दिया, आपको ये भी नहीं पता कि शादी की जरूरत क्यों है। आपने हयात तय्यबा नहीं पढ़ी। मेरी पसंदीदा हस्ती जिस पर मैंने आज से पहले कभी आरफीनामा नहीं किया, उनके बारे में मैं जहर उगलने जा रहा हूं। वो नहीं थी अपनी बहादुर, सो कॉल्ड ब्रेव मलाला यूसुफजई। उनके हवाले से एक खबर आई है, अब मौसूफा मॉडलिंग करने लगी। खैर जहन्नम में जाए, हमें क्या लेना देना। वेस्ट तमाम लोगों को पसे पुश्त डाल करके एक लौंडिया को इतना क्यों हाईलाइट करता है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, कि एक मामूली छोकरी को वेस्ट ने बहादुरी की अलामत क्यों बना रखा है? उसको उससे कोई खास रगबत है? यकीनन ये वही रगबत है जो आपको नहीं है मलाला से, जो मुझे नहीं है मलाला से। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई? सोचिए, ये मुमकिन है? ये मुमकिन है? एक लड़की को इतना ज्यादा प्रमोट करके और उससे क्या काम लिया जा रहा है, ये भी तो सोचो। वो हर बारे में बात कर रही है, हर बारे में बात कर रही है, मां सिवाय मकबूजा कश्मीर के, फलस्तीन के, इराक के मुसलमानों के हवाले से, सीरिया के मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से, मुसलमान खून की अर्जानी जहां कहीं हो रही है, मलाला उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। पर्सनल नहीं होना चाहता था लेकिन हो ही जाऊं। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो। मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था, अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है और रोमानी ताल्लुकात के लिए ही लोग शादी क्यों करते हैं? कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव, लोग शादी क्यों करते हैं इसको नहीं पता। और रोमांटिक, वो कह रही है रोमांटिक होने के लिए शादी क्यों करते हैं बस। और क्या करे गरीब आदमी, मुझे एक बात बताओ, और क्या करे आदमी? तो उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के ख़िलाफ़ उस तरह से बात नहीं की और बड़े अजीबोगरीब अंदाज से बात की। लेकिन अभी वही कंट्रोवर्सी चल रही थी, वही लोगों को गम गुस्सा था कि एक और बात मलाला यूसुफजई ने अजीबोगरीब कर दी है, और वह है शादी के बारे में। उन्होंने शादी के बारे में अजीबोगरीब बात की है, और बात भी की है वोग, जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगज़ीन है, ये फैशन मैगज़ीन कहलाता है, उसको इंटरव्यू दिया है। और ये बेसिकली फैशन लाइफस्टाइल मैगज़ीन है, उसमें मलाला का इंटरव्यू। मुख्तलिफ सवालात इनसे हुए, उसकी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया वो शादी के बारे में था कि मलाला यूसुफजई ने कहा कि जी शादी की ज़रूरत क्या है, निकाह पर दस्तखत की ज़रूरत क्या है, जब कोई रहना चाहे किसी के साथ तो वैसे ही पार्टनर बन के रह ले, तो शादी की ज़रूरत समझ नहीं आती। ये मलाला कह रहे हैं। बहुत से कंपैरिजन्स हो रहे हैं और इस पर लिखा भी जा रहा है। ये जो JF-17 ब्लॉक 3 की बात हो रही है, अगर आप इसका सेफली मवाजना करें जो फ्रांस के राफेल तैयारे हैं, डू यू थिंक इनका आपस में कंपैरिजन है? और अगर ये तैयारे पाकिस्तान हासिल कर लेता है और मैन्युफैक्चर कर लेता है तो एक जो एक इम्बैलेंस है उसको हम कम से कम रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले तो हमें जो ब्लॉक 3 है उसका ब्लॉक 2 जो कि बन चुके हैं उनके साथ मुवाजना करना चाहिए। JF-17 का रोल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है उससे जो कि रफेल का तो रोल है, यानी रफेल को JF-17 के साथ डायरेक्ट मुकाबला 1-to-1 नहीं किया जाएगा। रफेल का मुकाबला किया जाएगा तो F-16 के साथ किया जाएगा, जो कि जिसका रोल तकरीबन वैसा ही है जैसा कि रफेल का होगा। तो हर जहाज अपने किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। ये शहजाद चौधरी साहब, आपने फरमाया कि दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता राफेल का JF-17 के साथ। थोड़ा सा नाज़रीन के फायदे के लिए बताएंगे कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, एक चीज, और दूसरा हमारा जो अब टारगेट है हुकूमत का कि 2022 तक ये जो है ब्लॉक 3 ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उससे पहले अगर कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, कोई जंग हो जाती है, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग हमारी एयर पावर है वो काफी है कि हम राफेल का मुकाबला कर सकें।
JF-17 का मकसद जो हमारे पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर मिराजेस हैं, जिसके अंदर F7 हैं, F7PG हैं, वो जो कि बिल्कुल अब रिप्लेसमेंट के लेवल पे आए हुए हैं, इतना उन्होंने सर्विस दे दी है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे JF-17 अपनी जगह उनकी फिल करेगा। उनसे बहुत बेहतर जहाज है, उनसे बहुत बेहतर वेपन लेके जा सकता है और उनसे बेहतर निशानाबाजी कर सकता है, हदफ को बहुत अच्छा अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि JF-17 हमारी रोल में फिल करेगा। हमारे वो जो स्पेसिफिक रोल्स हैं जिसके लिए F-16s हैं, जिस तरह के राफेल उस तरफ है, या Su-30 आप समझ सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी, एयर सुपीरियरिटी के फाइटर्स हैं। JF-17 आधा रोल वो भी करेगा एयर सुपीरियरिटी वाला, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक रेंजेस के अंदर शायद नहीं कर पाएगा जो कि हमारे F-16 के अंदर पॉसिबल है, या राफेल के अंदर जो पॉसिबल है, या Su-30 जो दे सकता है। तो अच्छा, शहजाद चौधरी साहब, फ्यूचर की अगर बात करें तो एयर चीफ ने एक ये भी बात की कि ज़ाहिर है कि चीन अब J-20 भी बना रहा है और वो तो कह रहे हैं कि हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट है, उस पर भी चीन से बातचीत चल रही है। तो आपके ख्याल में अगर J-20 पाकिस्तान अक्वायर कर लेता है तो वो कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है हमारी एयर पावर के लिए? जिस तरीके से कि आप F-35 का सुनते हैं, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर अमेरिका ने जो बनाया, और उसमें यूरोपियन उसके पार्टनर्स भी हैं, उनको भी देगा, अपने नेटो पार्टनर्स को भी देगा, और ये भी जिक्र हो रहा है कि हो सकता है इंडिया की नज़र उस पर हो किसी शक्ल में। तो दोनों एयर फोर्सेस में से जिसके अंदर इस किस्म का जहाज F-35 या हमारे पास J-20 की शक्ल में आता है, तो जिसके पास पहले आएगा उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, रिगार्डलेस कि उसके पास उससे पहले क्या है और क्या नहीं है। अगर जिस दिन खुदा न खास्ता F-16 आपको ना अवेलेबल हो, या आज भी अगर ये अवेलेबल ना हो, तो फिर आप दर्जे नीचे आ जाएंगे अपनी कैपेबिलिटी के अंदर। ये वाजे होना चाहिए। हम खाम में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो हमारे लिए F-16 बहुत ही लाजमी प्लेटफॉर्म है, और उसकी गैर मौजूदगी में JF-17 वो कुछ नहीं रहेगा जो कि JF-17 जिस तरीके से आज जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं बन रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल एक एलिमेंट है, इशू है पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ, और वजूहात की बिना पे भी, लेकिन सिर्फ इस एक वजह से भी हमेशा अच्छे रहे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे रहने चाहिए, और हम मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडियन एयरफोर्स जो कि 70 to 80% रशियन जहाज़ों पर डिपेंड करती है, और ब्रिटिश फिर बैकग्राउंड के कुछ जहाज़ हैं उनके पास, जैगुआर्स हैं जिस तरीके से हमें मालूम है, उसके बावजूद उनको राफेल जनरेशन 4.5 के लिए फ्रांस के पास जाना पड़ा। और भी ऑप्शंस थी, लेकिन उनको फिर भी वहां जाना पड़ा लेने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हमेशा हम जैसी एयर फोर्सेस और हमारे खत्ते वाली एयर फोर्सेस एक अच्छा हेल्दी मिक्स रखती हैं ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज, फिर अपने रोल अपने मिशन के हिसाब से फिर उसके अंदर उस किस्म का मिक्स होता है जो कि हमारा रोल जो है, जो मकसद है, उसको हासिल किया जा सके। हम इंडिया के शायद कलामी हो रही है हमारे पास, क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं आखिर में आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, ये जो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं करती हमारे दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में? फॉर एग्जांपल, जहाज बनाने के मुकाबले में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी कार तक लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये गैप क्यों है आपके ख्याल में? मेरा एक तो कमर्शियल स्केल्स की बात है और कमर्शियल प्रॉफिट की बात है, लेकिन यानी विजन की बात है। फिर उस विजन को पूरा करने के लिए आपके पास रिग्स होनी चाहिए, आप मशीनरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग उस तरह की होनी चाहिए। ये लेकिन तमाम ये कमर्शियल सेक्टर के काम है, और हुकूमतों को वैसे भी इनसे दूर रहना चाहिए। कमर्शियल सेक्टर में जहाज कोई नहीं बना के देगा हमें। ये बेनजीर शाह ने BBC में लिखा है। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है, एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक खानदान को साथ वक्त गुजारते और बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया। तस्वीर में बाप और बेटा पैंट शर्ट पहने हुए हैं और वो सोफे पर किताब का मुताला कर रहे हैं, जबकि माँ और बेटी ने हिजाब लिया हुआ है और वो सामने जमीन पर बैठे हुए हैं। नाज़रीन किराम, इस पर BBC ने एक आर्टिकल भी लिख दिया और यकसा कौमी निसाब की कुतब में खवातीन की अक्कासी तासुर दिया गया है कि खवातीन घर को संभालती हैं। बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास पहनेगा? यही सवाल है एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, अब जब कभी भी
मतलब ये जो खास करके पाकिस्तान यहाँ पर जो पूरी मतलब पूरे इस्लाम का किला बना फिरता है, एशिया का टाइगर बना फिरता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी सिचुएशन होती है मुस्लिम उम्मा में उसका सबसे पहले आने की ट्राई करता है। जब किसी भी कंट्री की किसी भी मैगजीन में कुछ छप जाए तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बात हो रही है बीबीसी की, कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है जिसमें महिलाओं को हिजाब पहनाया गया है। अब जब खुद के रिफॉर्म्स की बात आती है तो वो नहीं करते, मतलब कुछ भी बात नहीं आती। जब इंडिया की बात आती है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सब कुछ होना चाहिए, इंसान सबसे पहले आते हैं और सभी चीज़ों को सेकेंडरी होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप पाकिस्तानी पब्लिक से रैंडमली जाकर पूछोगे ना तो आपको उनकी जिहादी सोच आपको पता चलेगी कि आखिरकार उनकी सोच क्या है। मतलब इस वीडियो में भी यही डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है, एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक खानदान को साथ वक्त गुजारते और बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया। तस्वीर में बाप और बेटा पैंट शर्ट पहने हुए हैं और वो सोफे पर किताब का मुताला कर रहे हैं, जबकि माँ और बेटी ने हिजाब लिया हुआ है और वो सामने जमीन पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के ऊपर एक बहस शुरू हो गई। बेनज़ीर शाह ने इस हवाले से एक कॉलम लिखा BBC उर्दू में और हुकूमत के यकसा निज़ाम तालीम पर खूब तनकीद की है। BBC को कभी पसंद नहीं आएगा, वो चाहते हैं कि बरतानिया में अच्छी तालीम हो, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। यकसा कौमी निसाब की कुतब में ख़वातीन की अक्कासी तासुर दिया गया है कि ख़वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ टीचर और नर्स का तासुर दिया गया है, ये बेनज़ीर शाह ने BBC में लिखा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी ट्वीट में 5वीं जमात की अंग्रेजी किताब की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ख़वातीन और लड़कियां घर के मर्दों के कदमों में बैठी हैं। वाह वाह। यकसा कौमी निसाब का मकसद इसे फ़रोग़ देना है ताकि औरतें और बच्चियां मर्दों के कदमों में बैठी रहें। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्म साज और समाजी कारकुन शर्मीन उबैद चुनाय, ये वही वाली शर्मीन उबैद चुनाय है जिसको बरतानिया में हज़ारों औरतों के ऊपर तेज़ाब गिरा हुआ कभी नज़र नहीं आया, अमेरिका में नज़र नहीं आया। अब पाकिस्तान में अगर इक्का दुक्का वाक़या हो जाए तो उस पर वीडियो बना के ये ऑस्कर का अवार्ड लेकर आती है, पाकिस्तान को बेचकर अवार्ड लेकर आती है ये औरत। शर्मीन उबैद चुनाय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में 5वीं जमात की किताब की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ा रहे हैं, आप क्या देखते हैं। उन्होंने पहली जमात की किताब की तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक बच्ची ने हिजाब पहना हुआ है कि पहली जमात की बच्ची को हिजाब पहनना पड़ गया, बड़ी दुख की बात है। उन्होंने सवाल किया कि पहली जमात की बच्चियां 4 से 5 बरस की होती हैं, हम उन्हें क्या बता रहे हैं कि इस उम्र में खुद को कवर करना चाहिए। जिन्होंने ये किताबें डिज़ाइन की हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वैसे हमारे घर में बच्चियां छोटी जो है ना, वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो कभी हिजाब पहनती हैं, कभी नहीं पहनती। अच्छा, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, इन्होंने मुखालफत की थी यकसा तालीमी निसाब की। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमने इस निसाब को कबूल नहीं किया। माँ और बेटी को ज़मीन पर बैठाकर आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मासूम बच्चियों को हम अपनी ख़वातीन को सर का ताज बनाकर रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, सिंगल नेशनल करिकुलम यानी कि यकसा कौमी निसाब, पूरी कौम, चाहे कोई बच्चा अमीर है या कोई बच्चा गरीब है, चाहे कोई किसी सदर या वजीर आजम का बच्चा है या फिर किसी आम दिहाड़ीदार मजदूर का बच्चा है, सब अब पाकिस्तान के अंदर एक ही निसाब पढ़ेंगे, एक जैसा करिकुलम होगा और यही वो तफरीक है जिसे मिटाने की जरूरत है। लेकिन अब सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर एक पूरा तबका मलामतिया और खूनी लिबरल्स और एक पूरी की पूरी लॉबी जो है वो इस तरह से हमलावर हुई है कि इन्होंने अपनी मुनाफकत खुद अयां कर दी है। सिंगल नेशनल करिकुलम पर BBC ने आर्टिकल भी लिख दिया और अपनी मुनाफकत और अपनी हिपोक्रेसी जो है उसे ये लोग बाकायदा तौर पर एक्सपोज करते जा रहे हैं। एक तस्वीर, जी हां, पूरा निसाब नहीं, किसी भी क्लास की मुकम्मल कोर्स की कुतब नहीं, एक तस्वीर जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। इस तस्वीर को बुनियाद बनाया गया, ये इंग्लिश की किताब है ग्रेड 5 की बराए साल 2021 और साल 2022। इस किताब के साथ नाज़रीन इकराम इसके टाइटल के ऊपर देखा जा सकता है कि एक शख्स है वो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाए हुए है और सोफे पर बैठा है, उसके साथ उसकी बीवी और उसकी जो बच्ची हैं वो नीचे जमीन पर बैठी हैं और वो कालीन पर बैठकर बच्ची को पढ़ा रही है औरत। अब इसे बुनियाद बनाकर बताया कि मर्द के कदमों में औरत बैठी है, तूफान खड़ा हो गया। और ये सिर्फ ग्रेड 5 की किताब है, ये याद रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, इस पर BBC ने एक आर्टिकल भी लिख दिया और यकसा कौमी निसाब की कुतब में ख़वातीन की अक्कासी तासुर दिया गया है कि ख़वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी बुनियाद इसे बनाया गया। और इन्हीं दरसी कुतब के अंदर एक
पेज जो है जिसके ऊपर खवातीन को नर्स और डॉक्टर बताया गया है, टीचर बताया गया है। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। सर यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सूरत बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब। जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेज हमें आते थे ना सिर्फ वो रुके हैं बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब जो यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे कंट्रीज मतलब मिडिल ईस्ट या फिर कहे कि अरब मुल्क के अंदर इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि भाई पहले जो ये सारे अरब कंट्रीज और पाकिस्तान का एक रिलेशन हुआ करता था वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुका है। और इंडिया जिस तरीके से कहता है उसी तरीके से सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ज़रा देखिए, एक रिसेंट एग्जाम्पल था G20 वाला कि भाई MBS यहाँ आए थे, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इंडिया में आए थे और उनका कुछ घंटों का, हालांकि वो स्टेट विजिट पर आए थे, 2 दिन रुके थे यहाँ पर G20 के अलावा, उनका कुछ घंटों का एक स्टे था पाकिस्तान के अंदर कि वो चाहते समय यहाँ पर उतरेंगे, कुछ घंटे यहाँ पर मीटिंग्स या फिर जो भी होगा और उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे। लेकिन 2-4 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, नहीं उतरेंगे, क्योंकि पहले अरब कंट्रीज को डर था कि भाई हम इतनी सेना हमारी नहीं बढ़ा सकते, कू हो गया तो हमको नीचे उतार दिया जाएगा। तो उस हिसाब से उनको पाकिस्तान की आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी भाड़े के टट्टू। लेकिन अब पता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर अब वो लड़ाई वाला माहौल नहीं रहा है और अगर मान लीजिए कि सेना की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंडिया से सेना मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम फिलहाल बिजनेस पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि 15-20 सालों 25 सालों के अंदर अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद होगा क्या कि जितना पैसा अरब कंट्रीज़ के पास है वो इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो रिटर्न मिलेगा ना उसी से ही उनको खाना पानी करना पड़ेगा। इंडिया के अलावा उनके पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके मामले ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे पहुँचे हैं। यार ऑन रिकॉर्ड आ चुका है ये बंदा कि चाइना में इसको मीटिंग से उठा दिया गया था। ठीक है, हमने कितना कब इज्जत करवाना है इस मुल्क को कि एक जो नापसंदीदा आदमी था यूए की, सऊदी अरब से अलग उसकी हमें शिकायत आई, चाइना से अलग आई, बल्कि चाइनीज़ ने तो लगी लिपटी रखे बगैर उसको मीटिंग से ही बाहर निकाल दिया, उसको हमने अब यूएई भिजवा दिया। यार ये किन की हुकूमत है इस मुल्क पे? ये जो है यही वजह है कि यूएई ने हमें बड़े आराम से सफ़ेद झंडी करवाई है। उन्होंने कहा जी जब होगा, जब देग पक जाएगी तो फिर आके ले जाइएगा, फिलहाल तो देग पकड़ रही है नहीं। हम गए थे कि जी 4 बंदे अब कोरोना के बाद खुलने लगे हैं तो कोई 4 बंदे हमारे ले लें, कम से कम एजेंडा यही किया गया, लेकिन उसके हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। डिसीशन जो है कहीं जाने का ये प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं या फॉरेन ऑफिस करता है उनकी रहनुमाई के अंदर। अब जब हम किसी बंदे को बाहर भेजते हैं तो एडवाइज़र का बाहर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो ये एज सच कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि ये बिल्कुल हमने एक गलत काम किया है। ये एक रूटीन की बात है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, हमारे फनास के भी तो एडवाइज़र ही हैं जो सारे मामला जी, गवर्नमेंट तो एडवाइज़र्स ही चला रहे हैं ना जी। इस वक्त बदकिस्मती तो यही है कि इलेक्टेड बंदे पीछे हैं, एडवाइज़र्स हमारे माशाल्लाह बहुत आगे हैं और वो बहुत लाइक लोग हैं। तो इन्हें डेफिनेटली जो जिस गवर्नमेंट में ये इन्होंने जाके अपना केस प्रेजेंट किया है डेफिनेटली बात की होगी। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। हमदम में दरीना शायद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि जी हमारे बंदे ले लें, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियाँ जो है ना जी वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। आप फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट में गए हैं, गवर्नमेंट जो है यूएई की उसने इनकी बात नहीं मानी, तो बाजार यही लगता चलें। और मैं ये समझता हूँ ये बात आप जो फरमा रहे हैं ये हकीकत के नज़दीक होगी। सर यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ कोई बंदा बात नहीं करता। यूएई की बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, यूएई के जो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर इंडियंस को जिस तरह फ़ौक़ियत दी जाती है
उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने एक पब्लिक, पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। अब अर्ज ये है कि वो इंडिया के साथ बहुत थिक हैं और एडवाइजर लेवल का बंदा उस रिलेशनशिप को इंडिया के साथ के यूएई वर्सेस इंडियन रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं डाल सकता। इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, हमारे लिए वो 2-4 मजदूर और चले जाएं, 5-6 बंदे और हमारे जो क्रेन ऑपरेट करते हैं वो चले जाएं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक है। अभी जाहिर है कि एडवाइजर लेवल का बंदा अगर असर नहीं डाल सकता। अगर एक इजाज़त दें, मैं अर्ज करूं, एक अगर इजाज़त आपकी तरफ से। यूएई की एक शहजादी ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया था। जी। बहुत मशहूर हुआ, यहाँ अखबारों में आया। ठीक है सर। उसने सर 5वें दिन इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप। और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक। तो ये सर हकीकत है। ये हकीकत है। हम सिर्फ पहले ट्वीट को लेके दौड़ पड़े। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर फोटोशॉप का भी बहुत ज़्यादा जो है वो दौरा है तो और हम तो उसको भुगतते रहते हैं। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्या वो तवक्कुआत हैं जो उन ममालिक ने हमसे हमारी नई क़यादत से वाबस्ता की थी, क्या उनको मायूसी हुई, या फिर इंडिया के हवाले से जो मामलात चले थे कश्मीर के ऊपर और जिस तरह से इन्होंने OIC के अंदर किया था, उसके वो बुनियादी वजह है रीजन की इस वक्त जो इंडिया चाइना टेंशन है, पाकिस्तान के LOC के ऊपर जो भारत कर रहा है, ये सारे मामलात जो है जुड़े हुए हैं। ममालिक के अंदर बाहमी दिलचस्पी और मफादात होते हैं और ये जो हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक पैनल वाला, ये अब कोई ज्यादा मौसर नहीं रह गया। यूएई के अंदर जहाँ तक जुल्फी बुखारी के जाने का ताल्लुक है, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के अंदर कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। या जिस तरह से पाकिस्तानी वापस कंपनियां उनको निकाल रही हैं और वापस आ रहे हैं, इसके ऊपर वो बातचीत जरूर कर सकते हैं। सूरत बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब। जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेस हमें आते थे, ना सिर्फ वो रुके हैं बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं। बात यह है जी कि जुल्फी बुखारी साहब का आप कह रहे हैं, देखें जी, वो जो चूरन बेचने गए थे वो उस मिकदार में नहीं बिका जिस मिकदार में वो लेकर गए थे। कोई नहीं, उनके उतने पेट में दर्द नहीं था यूएई वालों के ना, इसके कम बिक गया। एक बात चौधरी ज़हीर साहब ने कही है जी कि बॉल इमरान खान की कोर्ट में है। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं इनसे 100% नहीं बल्कि कई लाख फीसद एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान उस कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में कोई और बंदा है। खान साहब बहुत दूर हैं, बल्कि वो रश में कहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं वो अंडरपास बनेगा कभी, शायद उसके नीचे से आएंगे, या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। BRT का रूट भी चल रहा है। अब मसला ये जी कि जो आप ये देखिए कि जो सर्विसेज भारत यूएई वालों को दे सकता है वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है रईस साहब कि अगर हमारे कुछ लोग प्राइवेटली करते भी रहते जी, करते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ऑफिशियली करता है सारा कुछ। उनकी तजारत भी बहुत ज़्यादा है हमारे से, उनके वहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो होते हैं उनके कल्चरल रिलेशन मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। काश इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता जो श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने वो कर दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पीओके निवासियों ने कश्मीर के नाम पर सालों से किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और यहाँ तक बोल दिया कि जिस रफ्तार से श्रीनगर में विकास हो रहा है वैसा विकास तो इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा। और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हामिद बसानी साहब का, बैरिस्टर हामिद बसानी साहब का एक सिंपल स्टेटमेंट है कि अंदर ही अंदर आपने हर चीज़ में सरेंडर कर दिया है इंडिया के सामने।
अब ये चीज़ इसीलिए इससे पता चलता है कि पहले एक समय था, आज से 10, 15, 20 सालों पहले, 10 खास करके 10 साल पहले एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना वो मतलब अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता था तो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट आता था। लेकिन अगर आप देखो फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो पाकिस्तान कैसे भी करके इंडिया को इन्वॉल्व रखना चाहता है, टॉक करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, जिससे ये ना हो कि एक बातचीत का दौर बंद हो जाए और इंडिया क्या प्लान कर रहा है, पीओके में कुछ होने वाला है, ये चीज़ ना हो जाए। और अगर बातचीत चल भी रही है तो इससे ये होगा कि इंडिया को एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई अभी हमारी बात चल रही है तो अटैक करना ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन इंडिया से बात करने के चक्कर में अब कश्मीर है या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं जो पहले इनकी हुआ करती थी वो सारी की सारी अब वो सरेंडर कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से आपने नहीं देखा होगा कि भाई कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई कड़ा स्टेटमेंट आया हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और ये कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल जो क्रिएट किए जाते हैं कि हमें शायद खतरा है, ठीक है, खतरा सबको ही होता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जाके हिंदुस्तान और श्रीलंका के इख्तलाफात दूर करने की, भाई आपको अपने हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात दूर करना तो दूर की बात है, आप टेबल पे नहीं बैठ सकते आमने सामने। ये अलग बात है कि आपने खुफिया सारे चैनल खोले हुए हैं और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। अपने अवाम की दिलजोई के लिए हम ये बयानात देते रहेंगे, आप जो मर्जी करते फिरें। और इस पे एक मल्टीपल किस्म की तस्दीकें आ चुकी हैं, वेरिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पैकेट्स कर चुके हैं कि वो चीन के साथ अब सर्द जंग खत्म नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस सर्द जंग के अपने प्रोसेस में सिलसिला अमल में मुमकिन है अगला कोई हल निकल के आए, चूंकि ये जाहिर है मैच्योर कंट्रीज हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं कि ये लड़ाई पे जाके एंड अप हों, मुमकिन है ये कोई रास्ते निकाल दें जो बार्गेनिंग के मुख्तलिफ इनके जो रास्ते हैं उनमें से किसी एक को अडॉप्ट कर लें। हम ये बात नहीं करते, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है भाई? वो जिस मुल्क का अपने सबसे करीब तरीन और सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली सिमिलर किस्म का मुल्क इंडिया के साथ जो है वो किसी तरह की कोई राव रस्म नहीं हो सकती, जिसका अफगानिस्तान उसको आंखें दिखा रहा है और कल उस वहां से जो है वो दहशतगर्दों ने आपके 5 फौजी मार दिए और आप कह रहे हैं हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान के साथ आप देख लें, 3 पड़ोसी इन्हें रो जिनके साथ आपके ताल्लुकात जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने कश्मीर पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बात ना की जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें हमेशा से कंसर्न्स हैं जो कि हम बताते रहे हैं और शो करते रहे हैं कि ऐसे इलाके के जहाँ से सी पैक गुजरता है उस पर इंडिया को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया उन इलाकों को अपना कहता है। मतलब ये कि जैसे आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से जो क्लेम किया जाता है ये कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान और ये, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना एक मरतबा वो जो उनकी हमेशा से एक क्लेम है उसको रिपीट किया इसके जवाब में। रेफरेंस टू JNK यानी जम्मू और कश्मीर का जो रेफरेंस दिया गया है उस डिक्लेरेशन में, पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट डिक्लेरेशन में, उसको नोट कर लिया इंडिया ने। उन्होंने ये कहा एंड दी सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन दी जॉइंट स्टेटमेंट, यानी उन्होंने कई जगहों पर अपनी जो रिजेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट जारी की, कई जगहों पर इसमें उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का जो सी पैक है उसको सो कॉल्ड कहा कि नाम नेहाद। अच्छा, इसके अलावा उनका जो कहना कहा कि $60 बिलियन सो कॉल्ड सी पैक इज पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है तो इसी तरीके से भारत की तरफ से उन्होंने ये कहा कि POK उसको पुकारा, जिस तरह के वो कहते हैं, क्लेम करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सऊदी अरब था, वो भी आप देख लें, आगे चलते जाएं। आप एक मुल्क उठा के मुझे बता दें कि इसके साथ हमारा कोई बहुत ही करीबी ताल्लुक रह गया है जी। तुर्की पे झंडे
उड़ाते थे आप, और पता नहीं क्या क्या कलमात। आप देख लें कि तुर्की ने जो है नया टर्न लिया है, और जिस तरह इसराइल के साथ और जिस तरह इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ उसने अपने इंटरेस्ट में जो है वो पेशकदमी की है, तो वो भी आपके लिए एक विलन बन के आ गया। तो आपका तो है ही कुछ नहीं, आप हर चीज को इंडिया की ऐनक से देखते हैं। तुर्की कल तक इसलिए अच्छा था कि इंडिया के मामले में आपके साथ था, इधर उधर कश्मीर का एक दो जगह उसने नाम ले लिया, अब जाके उसने इंडिया को ड्रोन बेचने की कोशिश की तो विलन हो गया। अब जब आप जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी चलाएंगे दुनिया में, तो आपका आखिर में जाके क्या बनेगा, मुझे इस बात पे वो है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि कश्मीर आजाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं, उसमें अगली आजादी भी गई है। इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। नमस्कार दोस्तों, कई सारे कंट्रीज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, हालांकि इंडिया नहीं करता। लेकिन अगर आप यूएस का देखो, शायद रशिया का देखो, शायद चाइना का भी हो सकता है, ये सारे जो कंट्री है ना वो अपना जो सिक्योरिटी वाला जो पॉलिसी है जो है उसको डिक्लेयर करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आया है, सिचुएशन आई, उसके बाद हम सबको पता है कि भाई दो चीज़ें थी कि अगर उनको हम इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने हैं तो वो कश्मीर के मामले में मतलब थोड़ा कम इसको मेंशन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनको नहीं कोई मतलब पड़ी नहीं है, उनको कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, तो समझ न जाना चाहिए कि कश्मीर के बारे में भर भर के लिखा होगा। अब इस टाइप का स्टेटमेंट आया है उनका जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उस टाइप की आई है कि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई भी अगर एक ग्रेजुएट बंदा होता तो 2-3 दिन में इस टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता था। और कश्मीर को लेकर भर भर के लिखा गया है, मतलब नहीं चाहते वो कि इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कौमी सलामती पॉलिसी है था जिसका इंतजार वो शाहकार आज आ चुका है, जिसके बारे में हमारे कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब बड़े दावे कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमने कोई 500 लोगों से वो मुशावरत की है और जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला दस्तावेज है। ये बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट इन अ ब्रिटिश और अमेरिकन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि क्या होना चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो इसमें नहीं है। ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली। ये तो कोई 20 साल से 30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे लै ला के, फौज ਨੂੰ ਖਵਾ के और लड़ाइयां कर करके मर जाओगे। फौज ਨੂੰ ਖਵਾओ, लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयां झगड़े लैके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा। तो अगर खड़े होना है तो अपने पैरों पे खड़े हो। और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया 2 दफा, क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाहती है। और बाय द वे इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? तिजारत करना चाहते हैं? क्या वी वांट टू ओपन ट्रेड रिलेशन? नहीं, हिम्मत नहीं, टंगा खड़क दिया ने। तो बात ये है कि ये इट्स नॉट इनफ। और जी वी वांट नॉर्मल, वो तो कौन कहता है यू वांट एब नॉर्मल? फिर आप कहते हैं नॉर्मल हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं यार वो नहीं करना चाहते। तो यार ये कोई इससे बड़ी रॉकेट साइंस है ये कहना ओ हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं। ये तो बात है, मतलब एवरीबडी नोज दिस कि जब कहना हो ना कि हम जब आप कहते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं, उसका मतलब ये होता है हम भी तैयार नहीं। तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट।
शर्म आनी चाहिए। मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसमें मतलब हमारा दुश्मन है, मतलब तालीम नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये मतलब हमारा एक्चुअली दुश्मन है कौन? मतलब हम खुद दुश्मन है अपने, क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए उसमें दो चीजें हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ठीक है। जहां तक इंडिया की बात है, अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से इंडिया के साथ आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने जा रहे हैं जो आपके जो आज़ाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम ले कर रहा है? वो इंडिया जो आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लिंक है चाइना के साथ वो मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है। वो जो भाषा डैम आप बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं ये मुतनाज़ा इलाके में डैम बन रहा है। वो आपके दरियाओं के पानी को रोक कर आपको एक वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, जो आपके कश्मीर को एक इशू ही नहीं मानता और वो कहता है अटोटंग है। जो इंडिया कहता है कि हमारी लोकसभा में 24 सीटें खाली हैं, जिस दिन कश्मीर पूरे का पूरा हमारे पास आ जाएगा और 24 लेजिस्लेटर यहां बैठेंगे तो हमारी लोकसभा मुकम्मल होगी। अगेन व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हाँ, मतलब इससे क्या मतलब वो तो देखें उनके न्यूज मीडिया में और पेपर्स में तो ये हर जगह पर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि अमन भाईचारा और 100 साल तक जंग नहीं होगी, 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। ये उनके सारे मीडिया में भी है, हमारे पास से डिनायल भी कोई नहीं आया। और ये 100 मतलब 100 का लफ्ज इंडिया ने कहा ये डिस्प्यूट ही नहीं है बल्कि आज़ाद कश्मीर भी मेरा इंटीग्रल पार्ट है। तो इस मुल्क के साथ जब आप तिजारत करने की बात करते हैं तो आप हाउ कैन यू गारंटी कि 100 ईयर्स तक जंग नहीं? इनको एक अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। इसको करें तो तर्जुमा इसका उर्दू में, और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखें मारेंगे कि यार की लिखता है। दुनिया जान की सोशियोलॉजिकल जार्गन फेंक दी है। ये तो कोई थिंक टैंक जो है, अगर कोई अमेरिका में थिंक टैंक हो इसको देखे और यार देते आई कुछ रीसेट द रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये है कि उनकी उसकी अहमियत जनरल बाजवा ने पहचानी है। यहाँ तो ये जी हुआ है अमेरिका ने गोली मारो, और जी वेस्ट जो है वो तो इस्लामोफोबिक है, और जी इंडिया तो मोदी बैठा है, फैशिस्ट बैठा है, और छोड़ो जी। जनरल बाजवा ने ये जिसे कहते हैं बर्फ तोड़ी थी उस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जनवरी में, पिछले साल जनवरी में। तो वो उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ? गाली गलोच हुई, सारी फॉरेन पॉलिसी वेंट अप साउथ। खान साहब ने ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट। अब जाके समझ आइए दाने मुक अमेरिका दौड़ गया है जेडे पैसे दे सकते हुण पसूड़ी पै गई है। इकोनॉमिक्स तो कोर बनाता गया जो कि असं 10 20 30 साल पहले रोंदे सा कि खुदा दा खौफ करो, ए करो, ये ना करो जो तुसी करदे पे। अब हमें बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक पाई जो है वो जो केक है ना वो बड़ा छोटा रह गया। सब पेट नहीं भरते पे साड़ी एलीटा दे, ते वो पैसे वहां वास्ते पैसे नहीं रहे। अब होश आ रही है जबकि पानी सर पे यहाँ पहुंचा हुआ है और 7 साल से इसके ऊपर डिलीवरेशन हो रही है। तो उस 7 साल के अंदर पता नहीं कितने मुआहदे कर बैठे हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ, और कितने लोगों को एंटेगनाइज कर चुके हैं, और जिहादें कितनी सपोर्ट कर चुके हैं, और रीजन के अंदर क्या इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। दिस इज ऑल नॉनसेंस एंड बुलशिट, क्योंकि अब हमें गोली फिर दी जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो और इसमें कोई फर्क नहीं है। ना वो इम्प्लीमेंट होता है तो ना ये इम्प्लीमेंट की कर रहे हैं यार, और वो ये पॉलिसियां बना रही है तो इम्प्लीमेंट कौन